मैट्रिक के विद्यार्थियों को जीजीपी फेज 2 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो इस बार यानी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक के विद्यार्थी लोग। तो सबसे पहले हम लोग साइंस, चूंकि मैं साइंस में बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, लेकिन साइंस का जो थोड़ा सा पैटर्न है उसको मैं बता दूं बच्चों, जो आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले तो आप विषय कोड हमेशा याद रखेंगे। विषय कोड आपका साइंस का है 112 112। तो आप साइंस का विषय कोड पहले याद रखेंगे बच्चों, कितना 112। ठीक है, आपको कॉलम मिलेगा, उसमें लिखना होगा, 3 कॉलम का बना हुआ होगा, 112 लिखना होगा उसको। हो सकता है कि सर्कल को रंगना भी रहे, वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, एक एक इंफॉर्मेशन जो बता रहा हूं आपको 2 मिनट में शुरू में, उसको ध्यान से सुन लेना है। क्योंकि विज्ञान विषय में 3 सब्जेक्ट शामिल रहता है। एक रहता है बच्चों आपका फिजिक्स, जिसको कि आप भौतिकी भी कहते हो। दूसरा केमिस्ट्री, जिसको आप रसायन शास्त्र कहते हैं। और तीसरा होता है बायोलॉजी, जिसको आप जीव विज्ञान कहते हैं। ये टोटल से जो सवाल पूछे जाएंगे आपको 100 नंबर का, इस 100 नंबर को भी 2 भाग में बांट दिया जाता है बच्चों। 80 नंबर का सवाल वो थ्योरी के अंतर्गत पूछा जाएगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल आप लोग अपने अपने विद्यालय में शायद दे चुके होंगे और थ्योरी का एग्जाम का शेड्यूल निकल चुका है, आप लोग लिख भी चुके होंगे कि आपका साइंस कब होने वाला है। यानी आपका एग्जाम जो होगा 80 नंबर का होगा। लेकिन कोरोना काल में आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 80 नंबर का नहीं बच्चों, बल्कि 80+80 सीधे 160 नंबर का रहेगा। और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत तरीका यह है कि जिन बच्चों का विज्ञान में जो भी विषय इसमें से अच्छा है, उससे 40 नंबर का वो जवाब दे सकता है। ये मैं अभी समझाता हूं आपको कैसे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है, सवाल एक ही रहेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर आपको एक ही मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहेंगे और सब्जेक्टिव सवाल भी रहेंगे, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव जो होगा उसका आंसर देने के लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा। उस OMR शीट में आपको किसी 40 का ही आंसर आपको बनाना है। लेकिन टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे बच्चों? टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 80। अब देखिए, इस 80 क्वेश्चन में से आपको 27 क्वेश्चन जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से रहेगा, 27 क्वेश्चन केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र से रहेगा और 26 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा। अब बोलिए कि इसको मैनेज कहां किया गया है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का बायोलॉजी से रहेगा, 5 नंबर का केमिस्ट्री से रहेगा और 6 नंबर का फिजिक्स से रहेगा। तो बैलेंस कर दिया गया है। अब देखिए, ये 27, 27 और 26 टोटल जो है सो 80 हो गए। अब मान लिया जाए, ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना है यहीं पर बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको तीनों में इक्वल इक्वल करके ही 40 बनाना है, ऑब्जेक्टिव में ये नियम नहीं है। अब मान लिया जाए किसी को बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उसको 27 में से 27 आंसर आ रहा है, और उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ कम सवाल में इंटरेस्ट है, तो तीनों मिलाकर के आपको 40 बनाना है। तो एक प्लस पॉइंट है कि नहीं बच्चों, कि आपको ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों मिला करके आप किसी भी सवाल का आप टोटल 40 सोल्व कर देंगे तो आपको 40 के 40 अंक मिल जाएंगे। हाँ, इसमें ध्यान देना है कि आप लगातार यदि 1 से लेकर के और 80 तक या 60 तक या 50 तक बना देते हैं, तो शुरू में जो 40 सवाल आप हल करेंगे वही चेक किया जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे, आप 80 में से कोई भी 40 बना सकते हैं, लेकिन काउंट कर लेंगे बच्चों कि मैं 40 ही बना रहा हूं। अब दूसरी बात, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको जो दिए जाएंगे उसमें
बायोलॉजी से भी 8 प्रश्न रहेंगे। 8 जो है वो 2-2 अंक के होगा, लेकिन 8 सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। इस बायोलॉजी में से आपको 4 सवाल का जवाब देना ही होगा, यानी 4 गुने 2 बराबर 8 नंबर का बायोलॉजी से लिखना ही लिखना है। इसमें कंपलसरी है बच्चों। उसी तरह से फिजिक्स में भी 8 सवाल दिए जाएंगे 2-2 अंक के, जिसमें से आपको 4 सवाल का जवाब देना ही होगा, यानी 4 गुने 2 बराबर 8। और केमिस्ट्री से भी लघु उत्तरीय 8 सवाल रहेंगे जो 2 नंबर के होंगे, इसमें से भी आपको 4 का जवाब देना ही होगा, यानी 4 गुने 2 बराबर 8। यानी इसमें कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरह आप नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ बायो में मैक्सिमम 27 बना लिए, अब बाकी मिला करके 13 बना दिए तो 40 आपका हो गया। जी नहीं, इसमें आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बायो का 8 का 8 जवाब दे दिए, अब बाकी में से 2-2 दे दीजिए तो 8-4 12। जी नहीं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों में रूल चेंज है। रूल नहीं जानने से, नियम नहीं जानने से बहुत परेशानी होती है कॉपी लिखने में बच्चों को, तो अभी जान लीजिए। तो ये हो गया, आप जैसे ही बनाते हैं तो ये 24 नंबर का आपको हो गया लघु उत्तरीय, यानी आप 40 नंबर पा लिया ऑब्जेक्टिव में, 80 में से 40 बना के 24 अंक आपको मिल गए इधर से। अब आ जाइए आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं बच्चों, वो हर सब्जेक्ट से 2-2 पूछे जाते हैं। फिजिक्स में भी 2 पूछा जाएगा, जिसमें से कोई एक का जवाब देना है और ये 6 अंक का होगा। और केमिस्ट्री में भी 2 पूछा जाएगा, जिसमें से किसी एक का जवाब आपको देना है जो 5 नंबर का होगा। और बायो में भी 2 सवाल दिया हुआ रहेगा, उसमें से किसी एक का जवाब देना है, वो 5 अंक का होगा। तो टोटल जो है 5, 5, 10 और 6, 16, यानी यहां जोड़ देंगे तो आपका 80 हो जाएगा। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात मैं किया, इसको आपके क्वेश्चन में सेक्शन बी करके दिया हुआ रहेगा बच्चों, खंड ब करके। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है उसको सेक्शन ए करके दिया हुआ रहेगा, खंड अ के रूप में। तो ये हो गया आपका पैटर्न। अब मैं, चूंकि आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो कुल मिला के मैं बता दूं, मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और आप चाहें तो बायोलॉजी जिन बच्चों का बहुत अच्छा है तो 27 आउट ऑफ 27 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। 4 गुने 2 यानी 8 अंक का वो लघु उत्तरीय प्रश्न का हल कर सकते हैं। और 5 गुने 1 यानी 5, टोटल कितना हो गया 27 और 8, 5, 13, यानी टोटल 40 अंक, यानी 80 अंक में से 40 अंक का। ऐसे ही जिन बच्चों का फिजिक्स अच्छा है वो 80 अंक में से 40 अंक का फिजिक्स बना सकते हैं। जिनका केमिस्ट्री अच्छा है तो 80 में से 40 का केमिस्ट्री बना सकते हैं, बाकी 40 पे 2 विषय। तो बहुत ही बढ़िया है। यदि ऐसा मौका पे आप चौका नहीं लगाते हैं, हम तो कहेंगे छक्का मारिए, क्योंकि दुगना सवाल है, नंबर भी दुगना है, उसमें से 50% आपको बनाना है, ऑप्शनल है। तो इसमें भी यदि अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, हम लोग की तरफ से आशीर्वाद खूब है, मेहनत आप लोग को करना है। चलिए अब मैं आता हूं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट। बायोलॉजी सब्जेक्ट जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, विज्ञान को बच्चों आप जानते हैं कि बांट दिया गया है 2 भाग में, सजीवों का दुनिया और निर्जीवों का दुनिया। तो हम सजीवों का दुनिया है। तो सजीवों की दुनिया में एक प्रक्रिया होता है जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है, उसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेसेस। तो इस जैव प्रक्रम में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है शुरुआत में बच्चों। एक कहलाता है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन, जिसमें खाना पीना पचाना वाला काम होता है बच्चों। दूसरा हम लोग श्वसन पढ़ते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन, जिसमें आप लोग कभी कभी टीवी पर देखते होंगे अनुलोम विलोम कराते हुए रामदेव बाबा को। तीसरा जो है वो है परिसंचरण, यानी सर्कुलेशन, जिसमें बॉडी में हमारा रक्त का और लिम्फ का लसिका जिसको कहते हैं परिसंचरण होता है। आप खाना खाते हो अपनी एलिमेंट्री कैनाल में, पानी पीते हो एलिमेंट्री कैनाल में, दवा खाते हो एलिमेंट्री कैनाल में, और पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है उसको, तो परिसंचरण तंत्र। और चौथा है उत्सर्जन। चूंकि हम लोग जो खाते हैं उसमें से कुछ बेकार पदार्थ बचता है बच्चों। ऐसे समझिए, केला आपके पापा खरीद के घर में ले गए हैं,
तो केला छिलका के बिना ले जाते हैं कि छिलका सहित? छिलका सहित। छिलका छील के बेचेगा केला वाला, बिकेगा? नहीं बिकेगा। लेकिन घर जाने के बाद आप छिलका को फेंक देते हो, अंदर वाला केला का पल्प खा जाते हो। तो हमारे शरीर में जाने के बाद उस केला में से भी कुछ बेकार पदार्थ है छिलका जैसा, तो वो बेकार पदार्थ फीकल मैटर, मल पदार्थ बन करके निष्कासित हो जाएगा, और जो बढ़िया चीज बचता है उसको कोशिका अवशोषित कर लेता है, जिसमें संचरण हेल्प करता है, और बेकार पदार्थ कुछ कुछ कोशिका से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यानी नाइट्रोजनी बेकार पदार्थ के रूप में बनता है, जिसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड इत्यादि नाम से जानते हैं। तो उसे जो हमारे शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रिया होता है उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग जहां से सवाल पूछा जाता है बच्चों। सबसे पहले आते हैं पोषण पर। पोषण का मतलब एक तो समझ गया कि जैव प्रक्रम है, यानी वैसा जैव प्रक्रम जिसमें जीव स्वयं या किसी के द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थों को लेता है, ताकि उसके जीवन में होने वाली सभी प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस कर सके, तो उसे एक साथ हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अब उसमें से आ गया पोषण। तो पोषण उस प्रक्रिया को कहेंगे जिसके द्वारा जीव भोजन या तो लेते हैं या तो खुद बनाते हैं, ताकि उनके शरीर में सभी प्रक्रियाएं हो सके ठीक से, उसे पोषण कहेंगे। यानी ये सभी जैव प्रक्रम सम्मिलित रूप से जो हमारे शरीर को भोजन प्रदान करें, जिससे ऊर्जा भी प्राप्त हो सके और शरीर के मेंटेनेंस में मदद कर सके, उसे पोषण कहते हैं। अब आते हैं बच्चों पोषण के प्रकार में। एक को कहते हैं स्वपोषण। स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषण का मतलब तो न्यूट्रिशन। स्वयं पोषण का मतलब हुआ वैसा प्रक्रिया पोषण का जिसमें सजीव अपना कार्बनिक भोजन स्वयं संश्लेषित करते हो, अपना भोजन स्वयं बनाते हो, इसको बोल सकते हैं आप। तो कभी कभी एक बच्ची बोली कि सर मैं भी अपने घर में अपना रोटी सब्जी खुद पकाती हूं, तो क्या मैं स्व पोषण करने वाली हुई? जी नहीं। यहां पर कहता है कि सूर्य के रोशनी से सनलाइट लेकर के जल से जल का अवशोषण करके वातावरण में जो वायुमंडल है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, और पत्तियों में जो ऑलरेडी एक पिगमेंट होता है पर्णहरित, उसके उपस्थिति में पौधे स्वयं जब कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं, कहने का मतलब अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन का यानी ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, उस प्रक्रिया को स्वपोषण कहेंगे। न कि घर में आप रोटी चावल चोखा भात बना लेते हैं उसको स्वपोषण कहेंगे। ध्यान देना है बच्चों, यानी वैसा पोषण का प्रक्रिया जिसमें जीव अपना कार्बनिक भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करना हो रहा है बच्चों, यानी मेथड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक फूड खुद से सिंथेसाइज करेगा, उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और ऐसा करने वाले जीवों को ऑटोट्रॉप्स कहेंगे बच्चों। ऑटोट्रॉप्स में हरे पौधे आते हैं। यहां पर बहुत ही यूनिक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि इस बार भी देने का चांस बन रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है, यानी ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि CO2 भी प्लांट लेता है बॉडी के अंदर और H2 भी लेता है, तो CO2 में O2 है तो सीधे सोचता है लोग कि लगता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही O2 टूट के आ जाता होगा। गलत हो जाएगा बच्चों। चूंकि हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलता है वो जल के अपघटन के बाद जो ऑक्सीजन बनता है वो वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है पत्तियों के द्वारा, और उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें जो ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन का स्रोत है वो जल है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन और कार्बन ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पूछेगा कि स्वपोषण का काम कहां होता है, तो हरे पौधों में। हरे पौधे के किस भाग में, तो हरे भाग में एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, कोशिकाएं, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों क्लोरोफिल होता है पर्णहरित।
उसी के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा जो हुआ बच्चों वो हुआ पर पोषण। नाम से ही लग रहा है पर का मतलब पराया, यानी वैसा पोषण जिसमें जीवों के द्वारा भोजन जो लिया जाता है वो किसी अन्य जीवों के द्वारा बनाया हुआ रहता है, यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं कार्बनिक भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकता है बल्कि किसी दूसरे जीवों के द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, इंजेक्शन करता है, खाता है और उससे अपना फिर से रीफॉर्मेशन करता है ऑर्गेनिक फूड का, तब उसको कहते हैं परपोषण। और परपोषण करने वाले जीवों को क्या कहेंगे? परपोषी। जितने भी एनिमल्स हैं यानी जंतु वो सब लगभग परपोषण करने वाले होते हैं। अब परपोषण में कई तरह का आएगा, जिसमें से आपको सबसे पहला जो पूछता है बच्चों वो पूछता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या पूछता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी होलो शब्द का मतलब होता है बच्चों कंप्लीट, यानी पूर्ण रूप से, और जू का मतलब होता है एनिमल, यानी पूर्ण रूप से एनिमल जैसा पोषण को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। यानी इसको कहेंगे बच्चों हम लोग प्राणी संपोषण। तो ये सवाल पूछेगा अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? आपका जवाब होगा प्राणी संपोषण अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन। पारामीशियम में किस प्रकार का पोषण होता है? आपका जवाब सेम होगा प्राणी संपोषण। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? आपका जवाब सेम होगा प्राणी संपोषण। अब बोलेंगे तीन ही एग्जाम्पल हमने क्यों लिया? आपके बुक में तीन ही एग्जाम्पल पढ़ने के दिया है। ऐसे दुनिया का कोई भी एनिमल है उसमें प्राणी संपोषण होता है, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। और इसमें होता क्या है? प्राणी संपोषण कहेंगे किसको? तो वैसा भोजन लेने का प्रक्रिया जिसमें ठोस अथवा द्रव्य को यानी सॉलिड अथवा लिक्विड को अपने शरीर के सतह के द्वारा अथवा मुंह के द्वारा शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण किया जाता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। अब जैसे हम लोग खाने बैठते हैं तो चावल रोटी खाते हैं तो ठोस पदार्थ ले रहे हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं तो द्रव्य पदार्थ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? मुंह से। कहां ले रहे हैं? शरीर के भीतर। अमीबा है, अमीबा मान लिया जाए सिंपल यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्राणी है। इसके पास ठोस आ गया, अपना एक गड्ढा बनाया स्यूडोपोडिया के द्वारा, दोनों तरफ से स्यूडोपोडिया को घेरा और भोजन सॉलिड जो था अंदर आ गया, वहां फूड वैक्यूल बना लिया। तो प्राणी संपोषण का मतलब ठोस अथवा द्रव्य भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के सतह अथवा मुख द्वारा शरीर के भीतर लेने की प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। दूसरा जो आता है परजीवी। परजीवी, अब परजीवी देखिए दो शब्दों के मिलने से बना है। पर का मतलब होता है पराया और जीवी का मतलब होता है जिंदा रहना, यानी जो पराया के खर्चे पे जिंदा रहता हो उसे परजीवी पोषण कहते हैं हम लोग। जैसे आप लोग सुने होंगे कि बाल में जू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? ढील। गांव में देखा होगा बच्चा लोग कि कभी कभी कुछ महिला लोग बाल फहरा के बैठ जाती है, पीछे से ऐसे बैठ जाती है, ऐसे करके ऐसे खींच कर टपाक। तो वो क्या है? एक्चुअली वो पैरासाइट है, वो परजीवी है। और उस परजीवी को पोषने वाले हम लोग क्या है? परपोषी हैं। यानी मनुष्य परपोषी हुआ और ढील जो है सो परजीवी हुआ। अब ऐसा नहीं कि ढील और मनुष्य ही इसका उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन ये तो अच्छे से समझ रहे हो। कभी कभी मच्छर आती है और खून चूस के चली जाती है, तो मच्छर क्या हुई? परजीवी हुई और हम लोग परपोषी हुए। तो ऐसा भी एक पोषण का प्रक्रिया है जिसमें कि मच्छर अपना कुछ नहीं पराया से पोषण ले लिया। ठीक है बच्चों। अगले तरह का जो पोषण है उसको कहते हैं हम लोग मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण वैसे पोषण को कहते हैं जिसमें मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जीवों, जिसमें वनस्पति और जंतु दोनों आते हैं, उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक घुलते हैं फिर मिट्टी में, सॉइल में, वहां से अवशोषित करने की प्रक्रिया जो है मृत जीवी पोषण कहलाता है। और मृत जीवी पोषण करने वाले सजीवों को हम लोग ऐसे जनरली फंजाई यानी फफूंद के नाम से जानते हैं बच्चों।
बोलते ना कभी कभी कि रोटी 2-3 दिन का छोड़ देते हैं तो भुआ फूट गया। भुआ फूटना मतलब क्या, उसमें फंगस का ग्रोथ हो जाना, फफूंद का बढ़ जाना, फंजाई का ग्रो हो जाना। तो ये फंजाई जो है और कुछ बैक्टीरिया जिसको आप जीवाणु बोलते हो, ये सब मृत जीवी पोषण में आते हैं, क्योंकि मरे हुए प्लांट अथवा एनिमल से जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिजोल्व होता है उससे अपना पोषण लेते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप जानते हो कि पौधा में एक बहुत ही बेजोड़ प्रक्रिया होता है जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, यानी लाइट एनर्जी। ध्यान देना बच्चों, सूरज की ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का मात्र एक सोर्स है, एक स्रोत है। अब इस स्रोत को ट्रैप करने की हिम्मत सब में थोड़े है। हम लोग में प्रकाश संश्लेषण होगा? जी नहीं। उसको बनाने की क्षमता सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में है। तो आप जानते हो अभी तुरंत मैं ऐसे ही एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, मान लो लीफ है। अब इसके पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। अब यहां से मैं बहुत लंबा पौधा नहीं बना रहा हूं, रूट के द्वारा जमीन के नीचे से क्या लेगा, ये जल H2O आप जानते हैं, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, यहां एक ओपनिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं रंध्र। ये सब क्वेश्चन पूछता है वस्तुनिष्ठ में कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहां से लेते हैं, वायुमंडल से। किसके द्वारा लेते हैं, रंध्र के द्वारा, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। जल कहां से लेते हैं, जमीन से। किसके द्वारा, जड़ के द्वारा अवशोषित करके, और जाइलम उसको पहुंचाता है पत्तियों तक। क्योंकि आप जानते हो जाइलम में जाइलम ई हटा दो तो जलम बचा, यानी जाइलम जल का प्रोडक्शन करेगा, कंडक्शन करेगा, और फिर फल यानी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कंडक्शन करेगा। और यहां क्या है भाई, तो यहां जो है सो सोलर रेडिएशन यहां से आ रहा है। ठीक है, तो यहां से सोलर रेडिएशन आ रहा है, नीचे से वाटर मिल गया, इधर से CO2 मिल गया, और खुद इसके पास पर्णहरित है। तो एक सवाल आता है वस्तुनिष्ठ कि प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करता है, तो बच्चों जल भी, सौर ऊर्जा भी, पर्णहरित भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन सावधान रहना, एक सवाल ऐसा आता है जिससे पूछता है कि पादप में कितने बाह्य फैक्टर यूज होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में। तो चूंकि पर्णहरित लीफ के अंदर का अपना फैक्टर हुआ, बाहर से आने वाला सौर ऊर्जा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसलिए इसका आंसर 3 ही होगा। तो कभी कभी बच्चा रट्टा मार लेता है कि सर तो 4 बताए हैं, चारों लिख दो। सवाल का प्रकृति भी तो कभी कभी बदला हुआ रहता है। तो विज्ञान पढ़ने का मतलब क्या कि एकदम से लकीर के फकीर होना, रट्टा मार लिए बस चल दिए, रिपू कटोरे कटोरे तोता की तरह, नहीं ना। तो इसलिए अलर्ट रहना बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा पूछ देगा तो अपने ढंग से कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा जैव प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जमीन से जल का अवशोषण करके, सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त करके और स्वयं में उपस्थित पर्णहरित के द्वारा ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा, इसमें रिएक्शन जरूरी है बच्चों देना। रिएक्शन दोगे ना तो फुल बटा फुल नंबर आपको मिलेगा। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के जब मिलते हैं, और यहां लिखा हुआ रहता है सनलाइट यानी सौर ऊर्जा आप लिख सकते हैं। यहां लिखा हुआ रहेगा क्लोरोफिल यानी पर्णहरित लिख सकते हैं। बनता है बच्चों C6H12O6, यही है ग्लूकोज यानी प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। और उसके पास प्लस 6 H2O बनता है और प्लस 6 O2 बनता है। ध्यान देना, ये O2 आता है वो कहां से आता है, जल से आता है, क्वेश्चन आता है हमेशा। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, 6 CO2 प्लस 12 H2O मिल करके दोनों अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। अब बाद में ऐसा नहीं, बाद में प्रोटीन, लिपिड,
न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए सब कुछ बनता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से उत्पाद जो प्रकाश संश्लेषण में है वो ग्लूकोज है। बाद में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। हम लोग चपाती खाते हैं, हम लोग आलू समोसा के रूप में खाते हो, सब्जी के रूप में भी उससे स्टार्च मिलता है, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। अब आते हैं हम लोग मानव पाचन तंत्र पर, क्योंकि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन एक देता है, नहीं तो 1 नंबर का तो जरूर देता है बच्चों। तो सबसे पहले जो मानव का पाचन तंत्र है बच्चों, ठीक है, उसको 2 भाग में बांटा गया है। एक को कह दिया गया है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी पाचन नली, और दूसरे को कहा गया है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन में सहायता करने वाली ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला देखिए, आंसर जब लिखिएगा तो साइंस में यदि पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिखते हैं बच्चों तो बहुत अच्छा नंबर मिलता है। तो सबसे पहले मान लिया गया कि मानव में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करें, तो 1 पॉइंट आप दे दीजिएगा सबसे पहले कि मानव में प्राणी संपोषण होता है। दूसरा पॉइंट में दीजिएगा, बस एरो देकर के, ऐसा नहीं कि 1 2 ऐसे दे रहे हैं, जी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बस एरो देकर के, स्टार देकर के लिखते चलिए। मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा पाचन नली और दूसरा हो जाएगा पाचन में सहायता करने वाले ग्रंथि। तीसरा पॉइंट में हो जाएगा कि हमारा जो पाचन नली है उसमें कई अंग होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है बच्चों माउथ, यानी इसको हम लोग कहते हैं मुख। माउथ खुलता है बच्चों बक्कल कैविटी में, यानी इसको कह देंगे मुख गुहा। बक्कल कैविटी खुलता है बच्चों फैरिंग्स में, यानी इसको कह देंगे ग्रासनी, ग्रासनी। फैरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में, जिसको फूड पाइप भी बोला जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों ग्रास नली, ठीक है ना, ग्रास नली। उसके बाद एक खुलता है स्टमक में, स्टमक को कह देते हैं हम लोग हिंदी में आमाशय। उसके बाद ऊपर से आ जाता है फिर बच्चों स्टमक खुलता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग कह देते हैं छोटी आंत। लेकिन याद रखना बच्चों, नाम है छोटी आंत और इसका लंबाई होता है 20 से 22 फीट तक। हमारा एलिमेंट्री कैनाल 28 से 30 फीट का होता है, यानी 8 से 10 मीटर। ध्यान देना, मीटर में यदि सवाल पूछे तो 8 से 10 मीटर, और फीट में तो 8 या 24 और 10 या 30, यानी 24 से 30 फीट तक का होता है। तो उसमें से जिसका नाम है छोटी आंत, उसकी लंबाई जो होती है वो 20 से 22 फीट तक होती है, लेकिन वो डायमीटर में बहुत पतला होता है, इसीलिए छोटी आंत कहा गया है। और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहां खुलेगी? लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में। और बड़ी आंत लास्ट में एनस के द्वारा, यानी मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है। जो हमारा अवशेष होता है, बताया ना कि जैसे केला खाते हो तो छिलका फेंकते हो, वैसे ही हम लोग जब खाते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ अवशेष बचता है खाने के अवशोषण के बाद, तो उसको हम लोग मल पदार्थ कहते हैं। बोलचाल की भाषा में पैखाना भी लोग बोलता है ना। गांव के बच्चा होगा तो समझता होगा बच्चों, बोलता है कहां जा रहे, तो जा रहे हैं हागे। अब अंग्रेजी में जानोगे तो कहता है हैग। कहने का मतलब अंग्रेजी बोल रहा है तो आई हग द मॉम, बड़ा प्यारा शब्द है, मैं अपने मॉम से चिपक रहा हूं। अब बोल दिया हिंदी जो सब कुछ जान गया तो बुरा भाषा हो गया, जी नहीं, सोच गंदा होता है बच्चों, कोई शब्द गंदा नहीं होता है। आप यदि उसी भाषा में समझ रहे हो, अब कोई गांव का भाषा बोल देगा कि हम टॉयलेट जा रहे हैं, अब समझ में नहीं करेगा कि 1 नंबर जा रहे हैं कि 2 नंबर जा रहे हैं, तब क्या होगा, इसलिए ध्यान देना है। तो ये जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं इस भाषा का उपयोग किया हूं। बुरा मत मानना बच्चों, क्योंकि ये भाषा सब लोग जानते ही हैं, तो बोलने में बुराई क्यों? ऐसा थोड़े है कि उसका बैड स्मेल यहां आ गया, बोलने में ही बैड स्मेल आ जाएगा, थोड़े नहीं ना। अब देखो
इसका चित्र बनाने आता है, तो बहुत बच्चा चित्र बनाने में थोड़ा सा सहज महसूस करता है। नहीं होना चाहिए ऐसा। देखो चुपचाप जो है इस तरह से ऐसे आगे बना लो, एक इस तरह से ऐसे माउथ कैविटी हुआ, बकल कैविटी, उसके बाद जो है सो ये हुआ ईसोफेगस बच्चों, ईसोफेगस इस तरह से ऐसे हुआ तो स्टमक हो गया। अब स्टमक इस तरह से घुमा दिए तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां से ऐसे यदि इस तरह से ऐसे बना दिए तो ये हो गया तुमको लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन एक जगह बंद रहता है, और इसमें जो नली है हाईली क्वाइल्ड, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन में बता रहा हूं, ये हाईली क्वाइल्ड होता है, कुंडलित होता है, काफी कुंडलित, क्योंकि लंबाई ज्यादा है। हम लोग का शरीर का लंबाई 5 फीट या 6 फीट होता है, और हमारा पाचन नली कितना है 28 फीट का। तो भाई 5 फीट के शरीर में 28 फीट का कंस्ट्रक्शन कैसे फिट होगा? तो क्वाइल्ड रहेगा तब ना, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो इसीलिए इस रूप में रहता है बच्चों। तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुंह यानी माउथ, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, मुख गुहा। ये क्या हो जाए, मुख गुहा में सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि होता है बच्चों। उसके बाद जो है ये बक्कल कैविटी के बाद जो खुला यहाँ पर ग्रसनी, जिसको हम फायरिक्स बोल रहे थे, ये ग्रास नली हो गया यानी फूड पाइप यानी ईसोफेगस। ये हो गया आमाशय यानी स्टमक। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। कितना प्यारा इसका ट्रिक है, DJI। अभी कोरोना काल में नहीं, लेकिन शादी वादी पार्टी में हमेशा बच्चे खुश होते थे, डीजे आई रे, ढुकचुम ढुकचुम बजेगा रे, डांस करेंगे रे। तो D फॉर डिओडेनम, J फॉर जेजुनम, I फॉर इलियम। ये क्वेश्चन पूछता है कि सही क्रम क्या है छोटी आंत का, तो सबसे पहले डिओडेनम आता है, उसके बाद जेजुनम आता है, उसके बाद इलियम आता है। तो आपको DJI कितना आसानी से याद रहेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको। उसके बाद बड़ी आंत जो होती है, और जहां छोटी आंत एंड करता है, वहां एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है बच्चों, जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। ऐसे नाम उसका है पूरा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ऐसे जब आप बच्चों हायर क्लास में पढ़ोगे तो जानोगे अपेंडिक्स का मीनिंग बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन ये जो हमारे एलिमेंट्री कनाल पाचन नली से जुड़ा हुआ है उसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कभी कभी बढ़ जाता है, अपेंडिसाइटिस होता है, दर्द होने लगता है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। लेकिन हायर क्लास में जाओगे तब तुम लोग सीखोगे कि एनी आउट ग्रोथ फ्रॉम द प्लेन सरफेस ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अपेंडिक्स। यानी हमारा पूरा हाथ अपेंडिक्स है, पूरा दोनों पैर अपेंडिक्स है, ये नाक का जो देख रहे हो लटका हुआ जहां चश्मा चढ़ाते हो मास्क पहनते हो वो अपेंडिक्स है, ये कान का पीना अपेंडिक्स है। तो अभी कंफ्यूजन में मत पड़ना, इसलिए अभी सिर्फ अपेंडिक्स का मतलब जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो एक स्ट्रक्चर है बच्चों, यहां पर ध्यान से देख लो, ये छोटी आंत जाके खुल रहा है बड़ी आंत में, और वहीं से किस तरह से निकला हुआ होता है, इसी को कहते हैं हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है बच्चों, तो 5 नंबर के सवाल में पूछा जाता है, और यदि आएगा तो आप इस तरह का भी चित्र बना करके, और यदि आप यहां लिख देंगे मुख, चूंकि आधा से ज्यादा सही सही लेवलिंग करने पर, ऐसा नहीं है कि विज्ञान में आप एकदम आर्टिस्टिक की तरह चित्र बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, आप रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना देंगे तो भी आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लिखने के बाद लेवलिंग कर देना, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। इतना ही लेवलिंग कर दोगे 7-8, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो आपको 5/5 नंबर दे दिया जाएगा बच्चों। तो इस तरह से जो पहला चैप्टर है बच्चों, जिसको कि हम लोग पोषण कहते हैं, उसमें से मुख्य बिंदु आपको क्या क्या याद रखना है, मैं फिर से 2 मिनट में रिकैप कर देता हूं, उसके बाद स्मार्ट टीवी के सहारे बताऊंगा 2 मिनट। सबसे पहले आपको याद करना है कि पोषण किसे कहते हैं, उसके बाद पोषण कितने तरह का होता है, तो स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण करने वाले को स्वपोषी कहेंगे, परपोषण करने वाले को परपोषी कहेंगे, यानी आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद परपोषण कई प्रकार का होता है, जिसमें से आपको पढ़ना है परजीवी पोषण, मृत पोषण और स्वपोषण जो है उसमें सबसे मुख्य है प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग पीपीटी के सहारे बताते हैं बच्चों, ज्यादा अच्छा होगा।
जैसा कि अभी हम लोग बोर्ड पे उधर समझे थे बच्चों, तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, यदि स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा तो। बायोलॉजी सब्जेक्ट क्लास 10 के लिए क्रैश कोर्स लेकर के उपस्थित हम लोग हुए हैं। अध्याय हम लोग को है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, जनन, आनुवांशिकता तथा जैव विकास एवं हमारा पर्यावरण। सबसे पहला चैप्टर जो आज हम फिनिश कर चुके, वीडियो देखिएगा आप लोग, बस थोड़ा सा यहां समझा दे रहे हैं, ब्रीफ कर दे रहे हैं। पोषण, पोषण का परिभाषा हमने समझाया है कि जैव प्रक्रम है जिसमें जीव पोषक तत्वों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है और ग्रहण करके उपयोग में लाती है, यानी अपना अनुरक्षण करती है, अपना मेंटेनेंस करती है, उसे पोषण कहते हैं। दूसरा बच्चों स्वपोषण, तो स्व का मतलब स्वयं होता है और पोषण का मतलब पोषण, यानी जब जीव अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी स्वयं के द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों के द्वारा करते हैं, तो वह स्वपोषण कहलाता है। इसमें हरे पौधे मुख्य रूप से उदाहरण में आते हैं। यहां पर आपको टेक्निकली मैं समझा चुका हूं। देखिए यहां सूर्य है, जहां से प्रकाश ऊर्जा मिल रही है। ये लीफ है, लीफ में क्लोरोफिल है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और जमीन के अंदर से यहां मिट्टी से अवशोषण हो रहा है जल का, और क्लोरोफिल के उपस्थिति में जल जो पहुंचा और प्लस जो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया गया, ये दोनों को मिला करके और हमारा जो क्लोरोफिल है वो ग्लूकोज का निर्माण कर दिया और ऑक्सीजन निकाला बाई प्रोडक्ट के रूप में, उसे वायु में मुक्त कर दिया गया। ये बता चुके हैं बच्चों, ऑक्सीजन जो निकलता है वो जल से निकलता है, ध्यान दीजिएगा। पर पोषण जो है उसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। तो वो इसमें लिखा हुआ है बच्चों। अगला जो है मृत जीवी पोषण है, इसमें बता चुके हैं कि वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना ऑर्गेनिक यौगिक घुलित अवस्था में सड़े मरे गले हुए जीवों से अवशोषित करता है, चाहे वो मरा हुआ प्लांट का पार्ट हो या मरा हुआ एनिमल का। तो साफ साफ लिखा हुआ वैसा पोषण जिसमें जीव मृत यानी मरे हुए पादप एवं जंतु यानी प्लांट या एनिमल के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण पूछता है बच्चों मृत जीवी वाला, तो आप कवक जिसको फंजाई बोले थे और बैक्टीरिया दोनों को माइंड में रखिएगा। अगला मैंने परजीवी के बारे में बताया था, तो ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। और उदाहरण के रूप में अमरबेल। अब देखो अमरबेल को आप देखोगे गांव में बबूल के पेड़ पर, बैर के पेड़ पर पीला पीला ऐसे ही धागा जैसा रचना, गांव में लोग बोलते हैं कि पेड़ न पत्ता और नाम अमर लता, यानी जड़ न पत्ता नाम अमर लता। और बायोलॉजी में क्या उसको बोलते हैं जानते हो बच्चा? कसकटा। अगर गांव का आदमी आ रहा था उसको कस के काट लिया कूता, तो बोल दिया कस कूता, तो कसकुता भी बोल सकते हो, यानी याद हो गया कस कटा, यानी कस के काट लिया कूता, तो कसकता भी बोलते हैं, अमरवेल भी बोलते हैं, जिस नाम से आ जाए। गोल कृमि जिसको बोल देते हैं हम लोग कि पेट में जोक हो गया है, लेकिन गलत है। गोल कृमि उसका नाम है, राउंड वर्म नाम है, स्केरिस इंडिक्वार्ड्स है, टेप वर्म, फीता कृमि। तो ये सब परजीवी का उदाहरण है जो आपके किताब में दे रखा है। प्रकाश संश्लेषण बच्चों वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा अपना कार्बनिक भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसका रिएक्शन एक जो बोर्ड पे बताए थे वो रिएक्शन दे देना, बस 2 ही नंबर का तो क्वेश्चन ही आने जा रहा है, बाकी करने की क्या जरूरत है। बाकी तो आप डिटेल साल में पढ़े की होंगे अपने विद्यालय में गुरुजी से। अमीबा में पोषण 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अमीबा कितना प्यारा नाम है, अमीबा इज इक्वल टू अमीबा, याद करो। अमीबा एक कोशिका का बना हुआ है, तो अमीबा में प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। यह अपने कुटपाद के सहारे ठोस अथवा तरल भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है, बता चुके हैं। और अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है बच्चों, भोजन रसधानी, उसी के अंदर अंतः कोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन के द्वारा भोजन को पचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपचे भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर अपने प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निकाल देता है। देखिए अमीबा है, जैसा भी बना दो
चूंकि इरेगुलर शेप होता है, इसका जो बाहर निकला हुआ आउट ग्रोथ है, उभरा हुआ पार्ट, उसको स्यूडोपोडिया यानी कुटपाथ बोलते हैं, और इसी के सारे भोजन को पकड़ता है। पकड़ने के बाद देखिए यहां पर भोजन रसधानी बनाया है, और भोजन को डाइजेस्ट कर लिया और पचा भोज्य पदार्थ को बॉडी से बाहर फिर प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निकाल देता है। पैरामीशियम भी एग्जाम्पल में है, उसमें भी प्राणी संपोषण ही होता है। अब डायरेक्ट आते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र बच्चों, मुख्य रूप से दो भाग का बना होता है। आहार नाल जिसको एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, अपाचन नली, अपाचक ग्रंथियां जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। आहार नाल की लंबाई मीटर में पूछे तो 8 से 10 मीटर, और फीट में पूछे तो 8 को 3 से 10 को 3 से गुना कर देना, 24 से 30 फीट। अब इतना लंबा शरीर बताया ना 5 मीटर, एलिमेंट्री कनाल 30 मीटर का, तो क्वाइल तो रहेगा ना, कुंडली, तो कुंडली मार के बैठा रहता है हमारे बॉडी में, मार के बैठा नहीं रहता है बच्चों, रहता है, ओरिजिनल है, बैठा उठा नहीं रहता है। तो ध्यान देना है आगे, इसके कई भाग हैं। तो आहार नाल में फिर से मुख खुलेगा मुख गुहा में, वो खुलेगा ग्रसनी में, वो खुलेगा ग्रास नली में, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो इतना ही आप लिखिएगा, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस यानी फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के आहार नाल और पाचन ग्रंथियों का चित्र के द्वारा, चूंकि एक सवाल आता है बच्चों कि मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र द्वारा प्रदर्शन करें, और इसमें वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चित्र में ही कुछ नाम को अंकित कर दें। तो उसमें इस डायग्राम को आप बना देंगे, जबकि बोर्ड पर भी मैं समझाया हूं बनाने के लिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप मुख को दिखाइएगा। यहाँ लार ग्रंथि जो सैलिवा निकालता है, जिसको कहते हैं ना कि बढ़िया भोजन का नाम सुन के मुंह में लार टपक रहा है, मुंह में लार बन रहा है, बस वही है बच्चों। और उसके बाद ये ट्रैकिया देने की जरूरत नहीं है, मुख जो है वो खुला बकल कैविटी मुख गुहा में, और मुख गुहा डायरेक्ट जो है सो यहाँ पे छुपा हुआ दिख रहा है, ग्रसिका है, ग्रसनी, और ग्रसनी चूंकि देखो ये ट्रैकिया बना दिया है सांस नली वाला, और सांस नली के अंदर रहता है, वो रहता है आपको ग्रास नली। ग्रास नली आकर के देखिए यहाँ पर बच्चों खुल गया आमाशय, जिसको स्टमक कह रहे हो, और स्टमक से देख रहे हो ये घुमा हुआ जितना जो है सो हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, इसी को छोटी आंत कहते हैं। और छोटी आंत बाद में देखिए किनारे किनारे जो ऐसे बनाया है वो बड़ी आंत है बच्चों। और सबसे अंतिम में ये रेक्टम, और रेक्टम के बाहर जो छोटा सा लटका हुआ दिख रहा है वो मलद्वार है, जिसको कि यहाँ पे नहीं दिखाया, आप लिख देना अलग से। और चूंकि बड़ी आंत में कोलोन, रेक्टम और एनस दिखाया है, तो हिंदी में भी नाम वही लिख दिया बच्चों, कोलोन, रेक्टम और एनस नहीं लिखा है, मलद्वार, वो लिख लीजिएगा। और पीत की थैली होती है जहां पर कि बाइल जूस। लेकिन एक सवाल आता है बच्चों कि पीत का निर्माण कहां होता है, तो आप जवाब देना लीवर में, यकृत में। लेकिन पीत स्टोर कहां रहता है फंक्शन करने के पहले, तब देना गॉल ब्लैडर में, यानी पीत की थैली में। तो बनना अलग सवाल है, स्टोर होना अलग सवाल है, ठीक है ना। तो उस तरह से तो ये सवाल आता है। आज आप लोगों को मैं पोषण चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुका हूं, इसे आप लोग देखिए, और इस चैप्टर से आने वाला लगभग सभी सवाल आपसे सोल्व हो जाएंगे बच्चों। धन्यवाद।